तो ये फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। थोड़ा बेसिक चैप्टर है, काफी बेसिक चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या रीड करेंगे वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। क्या क्या हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जिसके पास भी स्पेस हो और मास हो, जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास भी मास हो, वो उसको हम मैटर कहते हैं। तो अगर हम इसमें बुक में देखें, ये साइड में जो आप बुक में देख रहे हैं, एक मिनट में इसमें एनोटेशन ले आता हूँ। देखिए अब आपको एक ऐसे डॉट से दिख रही होगी। तो ये जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, उसमें यही बताया जा रहा है कि मैटर क्या है, मैटर के कितने, और जो भी ऑक्यूपाई स्पेस करे मास को मैटर कहा जाता है सिंपल लैंग्वेजेस में। साइंटिस्ट मैटर्स को क्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, आप नोट्स में भी देख सकते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। अब जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। हाँ। तो इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल और दूसरा साइज ऑफ दिस पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। तो बुक में अगर हम देखें, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो काफी टाइम पहले से हमें ये लगता था कि सिर्फ मैटर जो है वही सबसे छोटी चीज है और मैटर से मिलके आगे और बड़ी बड़ी चीजें बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे था, 60 की बात है, तो उसमें फिर हमने ये पता चला था कि नहीं, मैटर भी है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particle like sand. Let us perform an activity. तो देख लीजिएगा इसको। ये आता है हमारा फर्स्ट चीज। इसमें बस यही आपको इनटेक करना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो चीज है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितने छोटे ये पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर लिखा है, साइज ऑफ दिस पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड नॉट विजिबल टू नेकेड आई। नेकेड आई मतलब अनएडेड आई। अनएडेड आई मींस कि उसको हम मतलब बिना चश्मा या बिना माइक्रोस्कोप खुली आंखों हाँ से नहीं देख सकते। इतना छोटा साइज होता है पार्टिकल का मैटर के अंदर। ये एक एक्टिविटी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कितना छोटा साइज रहता है हमारे पार्टिकल्स का। हमने क्या करा है, एक क्रिस्टल यहाँ पे डाला है और इस पूरे का कलर चेंज हो गया है। फिर उसके बाद 10 ml दूसरे में डाला, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल हमने इसके अंदर डाला। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ml निकाल के सेकंड में डाला। उसके बाद 10 ml निकाल के इसमें डाला। तो देख रहे हैं कलर लाइट हो रहा है लेकिन कलर फिर भी मेंटेन्ड है। तो इसका मतलब कि इसका एक क्रिस्टल के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होंगे कि वो इतना बड़ा कलर इसमें ले आया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ बोलिए। एक सेकंड ऊपर एक्टिविटी दिखाइए। हाँ जी। इसमें ये 100 ml है, इसमें से 10 ml निकाले तो 90 ml नहीं होगा? 10 ml निकाल के इधर डाल देंगे 100 ml के अंदर दोबारा से, तो फिर 100 ml नहीं होगा? हाँ 100 ml ही होगा। 110 ml। अब उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन हमें ये इसमें देखना है कि कलर चेंज हो रहा है बेसिकली। कितना ml है वो हमारा पर से नहीं है, हमारा पर से ये है कि कितना उसमें कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो बात करें तो देखिए यहाँ से 100 ml डाला लेकिन 10 ml डाला तो 10 ml निकाल भी लिया ना, इसलिए यहाँ पे 100 लिखा है। 10 डालेंगे तो मान लीजिए ये 110 हो गया, लेकिन 10 यहाँ से निकाल भी लिया ना, तो अल्टीमेटली तो 100 ही रहेगा इसमें। ये बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ कि 100 ml डाला तो चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं 110 हो गया, लेकिन फिर 10 ml निकाल भी लिया ना तो 100 ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है।
अब उन पार्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे कि उन पार्टिकल्स या उस मैटर की क्या प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी हैव स्पेसेस बिटवीन देम। नो, जो आप नोट्स में देख सकते हैं, ये बुक का फर्स्ट टॉपिक है। देखिए हाँ जहाँ यहीं पे ये लिखा है जहाँ पे स्पॉट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दोनों पार्ट हाँ मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल है उन दोनों के बीच में स्पेसेस हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको हम एक्टिविटी से देख सकते हैं, थोड़ा रीड कर लीजिएगा। सेकंड आता है कि मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो यहाँ नोट्स में भी आर हाँ कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब इधर उधर पार्टिकल्स घूमते ही रहते हैं। अगर सॉलिड के हो चाहे लिक्विड के हो या गैसेस के हो, वो मैटर नहीं करता। ये यूनिवर्सल है, पार्टिकल्स हमेशा इधर उधर घूमते ही रहेंगे। तो ये कुछ आपकी एक्टिविटी है जो बता रही हैं। हमने पहले जब चैप्टर कर रहे थे तो इसको हमने रीड करा था। अब दोबारा से डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर का ओवरव्यू देंगे आज। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नोट्स में भी देख सकते हैं अट्रैक्ट ईच अदर लिखा है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो एक साथ बने रहते हैं। तभी एक साथ बने भी रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी से हम ये देख सकते हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। The above activity suggests that particles of matter have force acting between them. This force keeps particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो force of attraction होता है जिसको intermolecular force of attraction भी कहा जाता है। और जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। इंटरमोलिकुलर का मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस रहते हैं को इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कहते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, पार्टिकल। तो दो पार्टिकल के बीच में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा। के बाद कुछ ब्लूप्रिंट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेट्स हमारे पास होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड जो होता है उसमें डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम और रिजिड होते हैं वो। देखिए यहाँ पे जो भी आपको मेंशन्ड है इस पैराग्राफ फॉर्म में, उसको मैंने एक कंसाइज टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है नोट्स में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट चीज हमारे पास आता है सॉलिड। और सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, डिफाइंड शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और शेप उसकी डिफाइन होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीजें। वी ऑब्जर्व की डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम्स होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब अगर हम उसको दबाएंगे, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि अगर हम उसको दबाएंगे सॉलिड को तो इतना नहीं दबेगा, दबेगा लेकिन ना के बराबर, इसलिए नेग्लिजिबल है। दबेगा लेकिन ना के बराबर, इसलिए वो नेग्लिजिबल है। और उसके बाद उनकी शेप को चेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए वो रिजिड है, रिजिड है। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड स्टेट कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती और ये रिजिड भी नहीं होते। ये सब आप रीड कर लीजिएगा, ये सिर्फ समरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लास्ट स्टेट हमारे पास आती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, इतना ज़्यादा जगह होती है, मतलब जो हमने ऊपर देखा था कि हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उसमें पार्टिकल्स के बीच में इतने स्पेस होते हैं कि पार्टिकल आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं और बहुत तेज स्पीड से घूमते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी जो मोशन के थ्रू आए। मोशन के थ्रू मतलब एक्सप्लेन करा था पहले, एक बॉल है, बॉल को आप अगर हल्का सा फेंकेंगे तो इतना तेज हिट नहीं होगा, लेकिन अगर बॉल को आप तेजी से फेंकेंगे, स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हर्ट करेगी बॉल वो। इसका मतलब जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो उस एनर्जी जो मोशन के अकॉर्डिंग आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये भी हम 9th क्लास में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं। क्यों फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि
स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया गैसियस स्टेट। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि क्या चेंज ऑफ स्टेट, क्या ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं क्या फिर कोई इफेक्ट आ रहा है स्टेट में। बिल्कुल आता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस में हो जाता है। हमने इसमें मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, लेटेंट हीट के बारे में हमने इसमें पढ़ा है इस पूरे टॉपिक के अंदर। जैसे देखिए, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, क्योंकि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे हम उसको हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो भी बढ़ेंगे, और धीरे धीरे अगर स्पेस बढ़ते रहेंगे तो वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, बॉन्ड जो है दोनों का वो टूट भी सकता है। तो इसी का मतलब वो होता है कि हीट करने पे दोनों का जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। कितनी स्ट्रेंथ है दोनों पार्टिकल के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम मेल्टिंग पॉइंट से पता करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है ये, कि जब हम उसको हीट दे रहे हैं लेकिन ना तो वो मेल्ट हो रहा है और ना वो बॉयल हो रहा है, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो रही है। लेटेंट हीट सिंपली अगर हम देखें, लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि हम हीट दे रहे हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितनी हमने उसको हीट दी उसको लेटेंट हीट कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज। थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद लेटेंट हीट का यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है, और कैलोरीफिक वैल्यू का आगे बताया जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर हम कैसे सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। बेसिकली हम 273 प्लस कर देते हैं तो फिर वो केल्विन में चेंज हो जाता है, 273 माइनस करते हैं तो सेल्सियस में चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे हमारा फर्स्ट इफेक्ट खत्म होता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तब क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में इफेक्ट आता है, बॉइलिंग पॉइंट में इफेक्ट आता है, लेटेंट हीट के बारे में हमने पढ़ा है कि लेटेंट हीट कैसे इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तब स्टेट में कैसे चेंजेस आते हैं, तब स्टेट में हमारे कैसे चेंजेस आते हैं। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको समझने की है जो मैंने यहाँ पे नोट्स में आप देख सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैस चेंज टू लिक्विड। गैस को लिक्विफाई करने के लिए, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करना मतलब देखिए यहाँ पे ऊपर बुक में ऊपर मेंशन्ड है इस फिगर में, पूरा इस फिगर में यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन से प्रेशर डाला जा रहा है जिससे जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो जो हम एलपीजी यूज़ करते हैं अपने घर में, सिलेंडर जो होते हैं उसके अंदर एलपीजी होती है, तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। एक्चुअली वो होती गैस है लेकिन हम उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं। हमने जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए ये जो डायग्राम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, फ्यूजन से। लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है, वेपराइजेशन से। गैस से सॉलिड में कैसे चेंज होता है, सब्लिमेशन से। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी कैसे चेंज होता है, सब्लिमेशन से।
सब्लिमेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं सब्लिमेशन के बारे में। लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन। समझ आ रहा है? एक बार आप अनम्यूट करके बताइए। यहाँ ये पे जो कोई, आपने बताया ये नहीं आया, बाकी तो आ रहा है। ठीक है। सॉलिड से हम लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं स्टेट को? बेसिकली फ्यूजन मतलब अलग अलग करके, पार्टिकल्स को अलग अलग करके। जैसे हम पार्टिकल्स के बीच में उसके साइज को बढ़ा देंगे, पार्टिकल्स के जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है उसको जैसे हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। दो तरह होता है, फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन मतलब अलग अलग करना, फ्यूजन मतलब साथ में जोड़ना। तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं, एक मिनट देखिए। मान लेते हैं अभी जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने कोई भी इसमें एनर्जी दी, या तो हीट दी, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी दी, कुछ भी एनर्जी हमने प्रोवाइड करा इसको, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स आपस में दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो मान लेते हैं अभी पार्टिकल्स ऐसे अलाइंड है, उसके बाद हमने क्या करा, इसको हीट देना स्टार्ट करा, तो एक यहाँ से हट गया, ऐसे दो यहाँ से हट गए, एक इधर से हट गया, एक ऐसे हट गया। तो बीच में हम क्या देख रहे हैं, स्पेसेस आ रहे हैं ना काफ़ी। तो ये स्पेसेस ऐसे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और अल्टीमेटली इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। और अगर और हमने इसमें हीट प्रोवाइड करी तो फिर और स्पेसेस हटने लग जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, और फिर ये गैस में चेंज हो जाएगा, जो वेपराइजेशन है, वेपर्स में चेंज होना लिक्विड का। जैसे आप पानी को बॉईल करते हैं, स्टीम क्रिएट हो जाती है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं, तो वेपराइजेशन होता है। उसी गैस को अगर हम कंडेंसेशन प्रोसेस करें, कंडेंस करें, तो वो कंडेंसेशन हो जाता है। लिक्विड को अगर हम सॉलिडिफिकेशन मतलब वही स्टेप वापस लें, अभी हमने क्या करा था, हीट दिया तो पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। अब जो हमारे पास लिक्विड है उसको अगर हम सॉलिड में कर दे, जैसे अगर पानी है, पानी को हम बर्फ में कर दे, तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा, तो इसलिए वापस सॉलिड में आ जाएगा। सॉलिड से डायरेक्टली सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्टली सब्लिमेशन, जो कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वो होते हैं। हल्का सा हमने हम्म। उसमें वो हीट प्रोवाइड करी और सीधा गैस में चेंज हो गया। गैस से भी सीधा सॉलिड में ऐसे सब्लिमेशन के प्रोसेस से चेंज हो सकता है। तो ये इंटर कन्वर्जन है कोई भी तीन स्टेट ऑफ मैटर की। समझ आया थोड़ा? हाँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इवेपोरेशन का। तो इसको बड़ा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब ये होता है कि सरफेस के ऊपर एक्ट करता है। इवेपोरेशन को चेंज करने के लिए ये चार स्टेप्स हैं, या इवेपोरेशन को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो इन चार चीज़ों से हम कर सकते हैं, या तो इंक्रीज ऑफ सरफेस करें। अगर हम सरफेस को अगर हम सरफेस को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले आपको बताया जा रहा है इवेपोरेशन होता क्या है, और देखिए ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको बताया जा रहा है इवेपोरेशन होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो चार बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं आपकी बुक में, वही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं और उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट आता है इंक्रीज ऑफ सरफेस। सरफेस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर सरफेस इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे जितनी भी चीज़ होगी उसके पार्टिकल्स इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, अगर आप कप में उसको रखेंगे तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको प्लेट में फैला लेंगे तो फिर बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। कभी ऑब्जर्व कराइए।
ठीक है, इसलिए होता है क्यों, ये क्योंकि हमने उसके पार्टिकल्स की सरफेस को इंक्रीज कर दिया है। अभी अगर जो कप है, कप के ऊपर सरफेस जो है वो छोटी है, कप जितनी है, लेकिन जब हम प्लेट में फैला देंगे तो फैल गया ना वो, यानी चाय के जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड आउट हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ सरफेस हुआ। जैसे सरफेस इंक्रीज हुई तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ गई, इवेपोरेशन ज़्यादा होने लग गया। सेकंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इवेपोरेशन भी बढ़ता रहेगा। इवेपोरेशन का मतलब होता है बेसिकली उबाल लाना या लिक्विड से गैस स्टेट में डालना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन की रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ सकती है। कैसे, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है पहले। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी। अब इवेपोरेशन क्या करता है कि कोई भी लिक्विड है उसमें से वाटर वेपर्स निकाल के एटमॉस्फेयर में डाल देता है। लेकिन अगर कोई जगह है वहाँ पे ह्यूमिडिटी है का मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर आएंगे उनके लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए ह्यूमिडिटी जो है वो प्रॉब्लमैटिक है इवेपोरेशन के लिए। मतलब अगर ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन का रेट इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी को कम कर दिया जाए, ह्यूमिडिटी अगर कम कर दी जाए तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आसपास जो है वो इतनी नमी नहीं है, मौसम में इतनी नमी नहीं है, तो इसलिए इवेपोरेशन जल्दी होगा। मतलब वाटर वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी स्पेस होगा उनके लिए। लास्ट आता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ती रहेगी। ऐसा क्यों होता है कि जैसे विंड की स्पीड बढ़ाई या हवा फेंकी तो जो सरफेस, या अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े के अराउंड जो एयर है वो दूर चली जाएगी और उस कपड़े के आसपास जो एयर है वो एकदम खाली हो जाएगी, यानी कि उसमें वाटर वेपर नहीं होंगे। तो इसलिए भी जो कपड़ा है वो जल्दी से सूखेगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन विंड स्पीड की वजह से। लास्ट अब टॉपिक आता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है, जब भी हमारा इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग भी हमारी होती है। तो एक बार ये स्टार्ट करने से पहले हम बुक का एक बार रीड करेंगे, ये जो चारों चीज़ें हैं। देखिए, फर्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। हमें पता है कि वो सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस इज increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. तो जब कभी हम ऊपर कपड़े डालते हैं सूखने के लिए तो हम हमेशा उनको स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड मतलब फैला के डालते हैं, ऐसे नहीं कि बल्क में डालते हैं, ऐसा नहीं होता, उसको हम स्प्रेड करके डालते हैं। तो ऐसे क्यों डालते हैं, ताकि सरफेस जो है वो इंक्रीज हो जाए और इवेपोरेशन जो है वो जल्दी से हो। तो ये हमने फर्स्ट समझा कि कैसे इंक्रीज ऑफ सरफेस से इवेपोरेशन की रेट जो है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो ये तो सामने सामने बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ेगी, वेपर स्टेट में ज़्यादा जाएंगे ना। डिक्रीज इन डेंसिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो अगर वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में, वाटर वेपर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में, तो क्या होगा कि जो इवेपोरेशन से वाटर वेपर निकलेंगे उनके लिए एटमॉस्फेयर में जगह नहीं होगी। तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो हमारा इवेपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। लास्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन that clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particle of water vapor move away from the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. तो यही मैंने आपको बताया था, एक कोई कपड़ा है उसके आसपास वाटर वेपर है, हवा तेज चलेगी तो वाटर वेपर इधर उधर हो जाएंगे और
आपस, और वहाँ पे वाटर वेपर नहीं होंगे, तो इसलिए इवेपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। लास्ट हमने इसमें ये टॉपिक देखा है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है उससे ठंडापन कैसे लगता है। उसमें ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और स्वेट को एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन होगी तो ठंडा लगेगा, इसलिए हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। देखिए, ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. Perspire का मतलब है कि sweat होना, ठीक है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving body cool. The heat energy, okay, cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. तो कॉटन में जो वो पानी है वो ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद ज़्यादा जल्दी से अच्छे से इवापोरेट भी हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो ये भी इसलिए होता है क्योंकि ग्लास जो है उसके आसपास भी वाटर वेपर्स हैं। ग्लास क्योंकि ठंडा है और आसपास के वाटर वेपर्स जो गर्म है, तो वो कंडेंस हो जाते हैं, और जो आसपास के वाटर वेपर्स हैं उसकी सरफेस पे आके कंडेंस हो जाते हैं, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देखिए, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air, on coming in contact with the cold glass of water, loses energy and get converted into liquid state, which we see as water droplets. थोड़ा समझ आया? हाँ।